तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना पहला महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। जैसा कि आपको पता है, क्षेत्रफल में अगर बात करी जाए, क्षेत्रफल में, तो ये विश्व का दोस्तों दूसरा महाद्वीप है। चौथा महाद्वीप है, दूसरा महाद्वीप है। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करी जाए तो 30,65,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल है। 30,65,000 वर्ग किलोमीटर इस पूरे महाद्वीप का क्षेत्रफल है। और अगर बात करी जाए दोस्तों जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर बात करी जाए तब भी ये दूसरा महाद्वीप है। चौथा महाद्वीप है दोस्तों, दूसरा महाद्वीप है। जनसंख्या के आधार पर भी ये विश्व का दूसरा महाद्वीप है। इसको दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप को ही अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। कौन सा महाद्वीप कहते हैं दोस्तों, अंध महाद्वीप। अंध महाद्वीप इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गरीबी है, बहुत गरीब देश हैं। लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है, दैनिक जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत ही इन्हें कसमस भरी जिंदगी व्यतीत करनी पड़ती है। तो इस वजह से इसको दोस्तों अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। इसको आदि मानव की जन्मभूमि भी कहा जाता है। आद्य मानव की जन्मभूमि, क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको आद्य मानव की जन्मभूमि कहा जाता है। यहां पर ऐसा माना जाता है कि मानव के जो सबसे पहले अवशेष प्राप्त हुए थे, या मानव होमोसेपियंस जो आया था वो सबसे पहले कहां पर आया था, अफ्रीका महाद्वीप पर सबसे पहले मानव प्रजाति का उद्भव हुआ था। तो इसको आद्य मानव की जन्मभूमि भी कहा जाता है। सबसे पहले जो पूर्वज थे वो कहां पे आए थे दोस्तों, तो अफ्रीका में आए थे। अब अगर इसकी बात करी जाए दोस्तों, तो इसके ऊपर वाले क्षेत्र में आप देख रहे होंगे, ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर भूमध्य सागर है। क्या है दोस्तों, भूमध्य सागर। इधर अगर बात करी जाए तो यहां पर दोस्तों आपका अरब सागर है। यहां पर बात करी जाए तो हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है। और इस क्षेत्र में अगर बात करी जाए दोस्तों तो अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर। मतलब इस महाद्वीप के उत्तर में आपके भूमध्य सागर, पूर्व में आपके हिंद महासागर, अरब सागर, यहाँ पर लाल सागर पड़ता है। अभी बात करेंगे इसके लाल सागर के बारे में। पश्चिम में दोस्तों अटलांटिक महासागर, या इसी को अंध महासागर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंध महासागर। इसको अंध महाद्वीप कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर जो महाद्वीप के पास में जो महासागर है उसको क्या कह देते हैं दोस्तों, अंध महासागर भी कह देते हैं। अगर इसकी बात करें दोस्तों अफ्रीका की, जैसा कि आपको पता है क्षेत्रफल में दूसरा, जनसंख्या में दूसरा। अब अगर चर्चा करते हैं दोस्तों इसके कुछ देशों की अगर चर्चा करी जाए तो सबसे पहले ये बता दीजिए आप सभी लोग कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए। इसको क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, जनसंख्या में भी दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, अंध महाद्वीप कहा जाता है, आद्य मानव की जन्मभूमि भी कहा जाता है, भूमध्य सागर उत्तर में, पश्चिम पूर्व में अरब सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर। इसको दोस्तों आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे करके उत्तर में आप लिख लीजिए यहाँ पर भूमध्य सागर, यहाँ आप लिख लीजिए हिंद महासागर, यहाँ आप लिख लीजिए
अटलांटिक, और दक्षिण में इसके क्या पड़ता है दोस्तों, आर्कटिक, आर्कटिक नहीं सॉरी अंटार्कटिका, इसके दक्षिण में अंटार्कटिका स्थित। तो ये महासागर इसके चारों तरफ स्थित हैं। अब अगर दोस्तों बात करी जाए कि ये विश्व का एकमात्र महाद्वीप है दोस्तों जिससे तीनों महान अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, 3 महान अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। तीनों महान अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं दोस्तों। वो 3 महान अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं? पहली है दोस्तों, सबसे ऊपर आपके पड़ती है कर्क रेखा, उसके बाद मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा के बाद दोस्तों विषुवत रेखा, और सबसे लास्ट में है आपके मकर रेखा। तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जिससे तीनों महान अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये कर्क रेखा वाले देश हैं। और अब इसमें दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो बनता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा देश कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है? विषुवत रेखा को ही दोस्तों इक्वेटर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इक्वेटर, या इसी को आप 0 डिग्री भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 0 डिग्री। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री साउथ। तो ये तीनों महान अक्षांश रेखाएं इस महाद्वीप से गुजरती हैं और ये विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्ध में स्थित है। कैसे गोलार्ध में स्थित है दोस्तों? चारों गोलार्ध में स्थित है। मान लीजिए पृथ्वी है, इसको 20 से जब काटा गया तो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। एक लाइन दोस्तों ऐसी डाली गई लॉन्गिट्यूड, तब इसके इधर ये पूर्व वाला हिस्सा हो गया ईस्ट और ये वेस्ट वाला हिस्सा हो गया। तो ईस्ट वाला पूर्वी गोलार्ध और वेस्ट वाला पश्चिमी गोलार्ध। तो अफ्रीका की जो स्थिति है दोस्तों वो आपकी लगभग कुछ ऐसी है। तो ये चारों गोलार्धों में स्थित है आपका महाद्वीप। इसको दोस्तों लिख लीजिए जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग कर्क रेखा पर स्थित देश। कर्क रेखा पर स्थित देश। दोस्तों मेरे साथ नोट करते जाइएगा आप लोग, और आप लोग अगर एटलस लिए बैठे हैं तो एटलस पे जहां से आपकी कर्क रेखा निकली है ये पेन से पूरी लाइन खींच लीजिएगा। मैं आपको एक एक करके देश बताता जाऊंगा। तो इस पे दोस्तों सबसे पहला देश है आपका पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा। दूसरा देश है आपका मॉरिटानिया। पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, ये है दोस्तों आपका पश्चिमी सहारा। ये वाला जो देश है ये मॉरिटानिया है। इस पे लिख देते हैं आइए दोस्तों, पश्चिमी सहारा, ये मॉरिटानिया। इसके बाद आपका दोस्तों ये जो देश होगा लीबिया। पहले अल्जीरिया, फिर आएगा आपका लीबिया और मिस्र। तो ये आपके कितने देश हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 5, ये कर्क रेखा पर स्थित आपके देश हैं। तो दूसरा आपका मॉरिटानिया हुआ, तीसरा आपका अल्जीरिया,
चौथा आपका लीबिया और पांचवा आपका मिस्र। इन 5 देशों से दोस्तों होकर आपकी कौन सी रेखा गुजरती है? तो हमारी कर्क रेखा गुजरती है। इन 5 देशों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। आशा करता हूं इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र कौन कौन से हैं दोस्तों? पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। अब अगर चर्चा करें विषुवत रेखा पर पड़ने वाले देश, विषुवत रेखा पर स्थित देश, विषुवत रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं दोस्तों? तो विषुवत रेखा पे अगर हम लोग देशों की चर्चा करेंगे दोस्तों, विषुवत रेखा पर पड़ने वाले देश, कर्क रेखा पर पड़ने वाले देश, मकर रेखा पर पड़ने वाले देश, भूमध्य सागर से स्पर्श करने वाले देश, ये सारे देश जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो लगभग इसके देश आपके क्लियर हो जाएंगे। लगभग आप 40% देश इसके क्लियर कर लेंगे। झीलों से स्पर्श करने वाले देश भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो लगभग 40 से 50% देश कंप्लीट हो जाएंगे। और जो जो इंपॉर्टेंट देश हैं वो सभी इसी में ही स्थित हैं। तो विषुवत रेखा पर स्थित देश अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एक द्वीप है जिसको कहा जाता है साओ टोमे। क्या कहा जाता है? साओ टोमे। साओ टोमे। ये साओ टोमे, इसमें दोस्तों 6 द्वीपीय देश हैं। कैसे? कितने देश द्वीपीय देश हैं? 6 द्वीपीय देश हैं। अभी 6 की हम लोग चर्चा करेंगे। 1 2 3, ये सबसे बड़ा द्वीप दिखाई दे रहा है, 4 5 और ये छठा। तो 6 द्वीपीय देश हैं। एक एक करके हम सभी द्वीपीय देशों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा हो तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। और जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाएं। एक बार आपका शेयर बनता है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करिए। चलिए विषुवत रेखा पर तो सबसे पहला देश जो दोस्तों विषुवत रेखा पर है वो साओ टोमे। कौन सा देश है? साओ टोमे। साओ टोमे के आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये देश है आपका गैबोन। कौन सा देश है? गैबोन। साओ टोमे, गैबोन। और आगे बढ़ेंगे तो आपका एक देश आएगा कांगो। इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपका देश आएगा जायरे। इसको प्रजातांत्रिक कांगो भी कहा जाता है। ये कांगो देश है और ये जायरे है, इसको प्रजातांत्रिक कांगो भी कहा जाता है। कांगो हो गया, जायरे हो गया। रुको जरा 1 मिनट, कहां है? तो दोस्तों कांगो हो गया, जायरे हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये देश है आपका युगांडा। कौन सा देश है दोस्तों? युगांडा। 5वां देश आपका युगांडा। युगांडा के आगे आप बढ़ेंगे तो आपका देश है केन्या। फिर इसके बाद है सोमालिया। छठा देश है केन्या और 7वां देश है सोमालिया। तो ये 7 देश दोस्तों आपके किस पर पड़ते हैं? विषुवत रेखा पर स्थित हैं। पहला देश आपका साओ टोमे, गैबोन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या और सोमालिया। एक एक करके आप लोग एटलस पे देखते जाइए और जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि ये 7 देश आपको एटलस पर मिल गए कि नहीं मिले। जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए। एक सीधी रेखा में होंगे। सबसे आगे साओ टोमे, साओ टोमे के आगे गैबोन होगा, गैबोन के बाद कांगो, कांगो के बाद जायरे, बहुत बड़ा सा लगभग शायद ग्रीन कलर का दे रखा होगा। जायरे, जायरे के बाद युगांडा, यहीं पर बुरुंडी होगा, रवांडा होगा, ब्राउन कलर का होगा। उसके बाद केन्या, येलो कलर का आपका केन्या मिलेगा। उसके बाद सोमालिया। चलिए तो ये 7 देश
किस पर स्थित है दोस्तों? विषुवत रेखा पर स्थित है। अब चर्चा कर लेते हैं हम लोग दोस्तों मकर रेखा पर स्थित देश। मकर रेखा, मकर रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं दोस्तों? तो सबसे पहला दोस्तों है आपका नामीबिया। कौन सा है? नामीबिया। नामीबिया सबसे तो पहला देश है दोस्तों हमारा नामीबिया। मकर रेखा पर पड़ने वाला पहला देश नामीबिया। दूसरा देश है दोस्तों हमारा बोत्सवाना। बोत्सवाना। तीसरा देश है दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में जो देश पड़ता है उसको दक्षिण अफ्रीका कहा जाता है, साउथ अफ्रीका। इसकी क्रिकेट टीम बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स हैं जिनका नाम आप लोग जानते होंगे। जैक कालिस है, एबी डिविलियर्स है, ये सारे प्लेयर्स दक्षिण अफ्रीका के ही थे। तो नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद मोजाम्बिक, चौथा है दोस्तों आपका मोजाम्बिक, और लास्ट है आपका मेडागास्कर। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ये 5 देश आपके हो गए किस पर दोस्तों? मकर रेखा पर। तो 5 देश मकर रेखा पर, 5 देश कर्क रेखा पर, 10 हो गए, और 7 देश ये आपके कहां पर? विषुवत रेखा पर 17 देश। इन 17 देशों के बारे में आप लोग अच्छे से देख लीजिए, मैप पे आपको मिल गए होंगे। आशा करता हूं सभी को मैप पे ये 17 देश मिल गए होंगे। अगर 17 देश मिल गए हैं तो जल्दी से कमेंट करके लिख दीजिए यस सर मिल गए, समझ में आ गया। जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग। चलिए, तो चाहे तो आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके बाद आगे के देश देखते हैं। अब दोस्तों अगर चर्चा करी जाए इसके द्वीपीय देशों के बारे में, तो इसमें कुल 6 द्वीपीय देश हैं। कितने देश हैं दोस्तों? 6 द्वीपीय देश हैं। आइए एक एक करके 6 इसके द्वीपीय देश देख लेते हैं। सबसे पहला इसका द्वीपीय देश है जो आपको बता दिया है हमने, साओ टोमे। साओ टोमे विषुवत रेखा से होकर, विषुवत रेखा इसी से होकर गुजरती है, साओ टोमे। उसके बाद नीचे आप लोग देखिए बॉक्स में आपके दे रखा होगा, ऐसे करके एटलस में बॉक्स बना होगा, उसमें केप वर्दे लिखा होगा। केप वर्दे, जी हाँ, मिल गया सभी लोगों को केप वर्दे। चलिए देखते हैं केप वर्दे। तो ये दूसरा आपका द्वीपीय देश है केप वर्दे। इधर देखिए ये आपको एक देश दिखाई दे रहा है सेशेल्स। तीसरा द्वीपीय देश है दोस्तों सेशेल्स। सेशेल्स के बाद जब इधर आएंगे नीचे मेडागास्कर के ऊपर, तो आपको चौथा देश मिलेगा कोमोरोस। पांचवा आपको मिलेगा मॉरिशस। इसके बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, अब इसकी चर्चा करेंगे। और छठा मेडागास्कर। इस महाद्वीप से होकर मकर रेखा बीचों बीच से गुजरती है, सॉरी इस द्वीप से होकर मकर रेखा बीचों बीच से गुजरती है। तो ये 6 इसके द्वीपीय देश हो गए, साओ टोमे, केप वर्दे, उसके बाद सेशेल्स, कोमोरोस, मॉरिशस और मेडागास्कर, ये 6 द्वीपीय देश हैं। अब अगर इसमें सबसे छोटे द्वीपीय देश की बात करी जाए तो बेटा सबसे छोटा द्वीपीय देश आपका कौन सा होगा? सेशेल्स। हमने सबसे छोटे द्वीपीय देश की बात करी है, सबसे छोटे देश की बात नहीं करी है। सबसे छोटा देश मेओटो है। कौन सा है दोस्तों? मेओटो, क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है दोस्तों? सेशेल्स। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा है दोस्तों? तो हमारा मेडागास्कर। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश आपको पता चल गया। सेशेल्स सबसे छोटा देश और मेडागास्कर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश। यहीं पे चर्चा कर लेते हैं दोस्तों मुख्य भूमि पर क्षेत्रफल में सबसे बड़े देश और सबसे छोटे देश कौन कौन से हैं।
आशा करता हूं इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मुख्य भूमि पर अगर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश देखेंगे हम लोग, तो ये देश आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, अल्जीरिया। मैंने यहाँ पर बीच में कुछ देश नहीं बनाए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नाइजीरिया है, चाड है, माली है, ये सारे देश हमने नहीं बनाए हैं। वो जब आप लोग इसके बाद ये वीडियो देख लें तब आप बचे हुए देश एक बार देख लीजिएगा, तो सारे महाद्वीप के देश आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश जो है वो दोस्तों अल्जीरिया है। कौन सा है? अल्जीरिया। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश। क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश, तो ये है दोस्तों आपका मेओटो। मेओटो। तो दोस्तों यहां से हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस निकाल लिए। अब यूपी पुलिस 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया। बच्चों के पास पेपर में क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं रहता है। क्वेश्चन पूछा गया कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जनसंख्या के आधार पर। क्या क्वेश्चन था दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जनसंख्या के आधार पर, और पहला ऑप्शन दे रखा था अल्जीरिया। क्योंकि एग्जामिनर जानता है आप गलती कहां पर करेंगे और वो आपकी गलतियों का भी फायदा उठाते हैं, क्योंकि आप मौका देते हैं उन्हें गलती करने का, और वो इतना सोच के बैठते हैं, ऑप्शन इस हिसाब से फिट करते हैं कि वो जानते हैं आप गलतियां कहां पर करेंगे जाके। तो ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूरा पढ़ना है ध्यान से। अगर एग्जाम में ही आपको क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं है, वहीं आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो कहां पढ़ोगे जाके? मुश्किल से 4 से 5 सेकंड लगेगा, एक नजर पूरे क्वेश्चन पे डालिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। कई बार क्या होता है दोस्तों, पेपर में पूछा गया निम्न में से किस देश की राजधानी नहीं है, या निम्न में से कौन सा देश कर्क रेखा पर नहीं पड़ता है, और आप पढ़ गए पड़ता है, और पहले ही ऑप्शन आपने पढ़ा और टिक मार दिया। तो ऐसा नहीं करना है। कई जगह नहीं पूछा जाता है, कई जगह है पूछा जाता है, आप नहीं लगा के सही कर जाते हो। तो क्वेश्चन पहले इत्मीनान से ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चन के आंसर के ऊपर आइए कि क्या आंसर हो सकता है। और आंसर लगाने के भी दोस्तों 2 मेथड होते हैं। या तो आपको सटीक आंसर पता हो, उन 4 में से एक सटीक ऑप्शन पता हो, या एक ऑप्शन सबसे अच्छा होता है दोस्तों एलिमिनेटिंग का। अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे आपको दिया गया कि क्षेत्रफल में अफ्रीका का सबसे बड़ा देश, तो आपको नहीं पता है, मान लीजिए अल्जीरिया। एक यहां पे देश दे रखा है कनाडा, एक देश दे रखा है मान लीजिए रूस, चाइना। ये 4 ऑप्शन हैं, और आपसे पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अफ्रीका का। मान लिया हमने, आपको अल्जीरिया नहीं पता है, आपको कनाडा के बारे में पता है, उत्तरी अमेरिका में होता है, तो आपने टिक लगा दिया कि भैया ये कनाडा नहीं हो सकता है। आपको रूस के बारे में पता है, यूरोप में पड़ता है, तब आपने इसमें को भी देख लिया कि ये अफ्रीका में हो ही नहीं सकता है, चाहे कोई और हो जाए। अब बचे 2 ऑप्शन। चाइना आपको पता है एशिया में पड़ता है, बचा हुआ ऑप्शन क्या हो गया आपका? अल्जीरिया। तो आपको 2 तरीके से क्वेश्चंस आप पेपर में लगा सकते हैं। जो क्वेश्चंस छूट जाते हैं उसमें आप लोग एलिमिनेटिंग लगा सकते हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। तो हाँ, यूपी पुलिस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। यूपी पुलिस 2018 में क्वेश्चन आया, क्षेत्रफल अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जनसंख्या के आधार पर, तो उसमें दोस्तों आंसर लगाना था आपको नाइजीरिया। क्योंकि जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा देश कौन सा है हमारा? अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा जो देश है वो आपका दोस्तों नाइजीरिया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो कौन सा है? अल्जीरिया है। तो इन पॉइंट्स को दोस्तों ध्यान रखिए, इत्मीनान से क्वेश्चंस किया करिए, गलत नहीं होने पाए। आशा करता हूं इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग बहुत इत्मीनान से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे।
तो अब दोस्तों चर्चा कर ली जाए इसके पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बिंदुओं की चर्चा कर ली जाए कि इसका पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, उत्तरी दक्षिणी कौन सा बिंदु है, कौन कौन से बिंदु। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके पास संपूर्ण विश्व का 20.4% भूभाग है। विश्व का कितना भूभाग है? संपूर्ण विश्व का 20.4% भूभाग है। अब अगर दोस्तों चर्चा करी जाए इसके सबसे उत्तरी बिंदु की, तो इसका दोस्तों उत्तरी बिंदु है एल-घिराम। ट्यूनीशिया में पड़ता है। ये कौन से देश में पड़ता है दोस्तों? ट्यूनीशिया में। ये आपका देश जो दिखाई दे रहा है ये ट्यूनीशिया देश है। ये थोड़ा सा ये दोस्तों गड़बड़ बन गया है, ये ट्यूनीशिया थोड़ा सा ऊपर होगा, बस इसको ऐसे कर। ये है आपका ट्यूनीशिया, TU लिख देते हैं दोस्तों। ट्यूनीशिया देश में स्थित है एल-घिराम। ये कौन सा बिंदु है? उत्तरी बिंदु है। अगर दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो केप अगुलहास। दक्षिणी बिंदु कौन सा है दोस्तों? केप अगुलहास। ये आपका दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? ये आपका दक्षिणी अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका में आपका पड़ता है पॉइंट केप अगुलहास। अब अगर इसके पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो पूर्वी बिंदु है इसका दोस्तों हैगुन पॉइंट। पूर्वी बिंदु कौन सा है? हैगुन पॉइंट। हैगुन पॉइंट इसका दोस्तों पूर्वी बिंदु है। और अगर इसका पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे पश्चिमी बिंदु तो है एलमादी पॉइंट। कौन सा है दोस्तों? एलमादी पॉइंट। तो ये इसके दोस्तों उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम बिंदु हो गए। इस महाद्वीप के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम बिंदु कौन कौन से हैं देख लीजिए एक बार फिर से जल्दी से। उत्तरी बिंदु एल-घिराम, दक्षिणी बिंदु केप अगुलहास दक्षिण अफ्रीका में, पश्चिमी बिंदु हैगुन पॉइंट और पूर्वी बिंदु है आपका हैगुन पॉइंट और पश्चिमी बिंदु है आपका एलमादी पॉइंट। ये सेनेगल में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? सेनेगल। यहाँ पे एक देश है छोटा सा, और जरा सा देश होगा, ऐसे करके बना होगा दोस्तों, ऐसे करके लंबा लंबा बना होगा। सेनेगल देश है, वहां पर है ये। तो ये इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं इसकी जल संधियां। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जल संधि। तो इसमें 4 महत्वपूर्ण जल संधियां हैं। सबसे पहली जल संधि है आपकी दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि, और सबसे महत्वपूर्ण जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जल संधि है दोस्तों इस महाद्वीप की। तो यहां पे एक देश पड़ता है दोस्तों आपका मोरक्को। कौन सा देश है? मोरक्को। मोरक्को से दोस्तों आपको इतिहास में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम आपको याद हो अगर तो बताएं जल्दी से। आपने नाम सुना होगा इब्ने बतूता। इब्ने बतूता यहीं का रहने वाला था, मोरक्को का ही रहने वाला था, मोरक्को से भारत आया था। तो जिब्राल्टर जल संधि, ये 2 देश है दोस्तों आपका यहाँ पर मोरक्को। इसके ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक देश पड़ता है स्पेन। यूरोप का देश है दोस्तों स्पेन। इन दोनों के बीच में जो जल संधि है वो आपकी कहलाती है जल संधि। कौन सी दोस्तों? जिब्राल्टर जल संधि। तो जल संधि है, जल को जोड़ेगी। यहां पर कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। यहां पे आपको पता है कौन सा महासागर है दोस्तों?
अटलांटिक महासागर, तो ये क्या क्या किसको किसको जोड़ेगी, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ देती है। यहां पर भूमध्य सागर है उत्तर में और यहां पे अटलांटिक महासागर है, तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ देती है। अलग किसको किसको करती है दोस्तों, तो मोरक्को को स्पेन से अलग करती है। किसको किससे अलग करती है, मोरक्को को स्पेन से अलग करती है। अब मान लीजिए आपको देश ऑप्शन में ना दिए जाए तो हो सकता है महाद्वीप दे दिए जाए, तो यूरोप, यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाली जो जल संधि है, वो जल संधि आपकी कौन सी है दोस्तों, तो जिब्राल्टर जल संधि। आशा करते हैं इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपकी जल संधि है दोस्तों महत्वपूर्ण, जिसका नाम है बाब अल मंडेब जल संधि। बाब अल मंडेब की जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि आपको बता दिया, भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर, स्पेन को मोरक्को से अलग करती है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। अब आ जाइए बाब अल मंडेब की जल संधि। तो यहां पे अगर आप दोस्तों चर्चा करेंगे तो यहां पे है आपका लाल सागर। कौन सा सागर है, लाल सागर। और ये ऐसे करके दोस्तों ऐसे करके ये एशिया वाला हिस्सा है, और ये है दोस्तों आपका अरब सागर। कौन सा सागर है, अरब सागर। और ये जो जल संधि है ये कहलाती है आपकी बाब अल मंडेब। बाब अल मंडेब की जल संधि। तो अब आप क्लियर आपको दिख रहा होगा, लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है कौन सी जल संधि, बाब अल मंडेब की जल संधि। किसको किससे जोड़ती है, लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है। मान लीजिए अरब सागर ऑप्शन में नहीं आता है दोस्तों, तब आपको लगाना है हिंद महासागर। अगर अरब सागर नहीं आता है ऑप्शन में, तब आपको क्या लगाना है, हिंद महासागर। अलग किसको किसको करती है, तो आपको क्लियर पता चल रहा है कि एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। वैसे एशिया और अफ्रीका एक दूसरे से मिस्र के द्वारा जुड़े हुए हैं, लेकिन हम यहां मान सकते हैं कि इससे अलग करती है। थर्ड आपकी जल संधि है दोस्तों मोजाम्बिक चैनल। या इंग्लिश में इसको कहेंगे मोजाम्बिक स्टेट, मोजाम्बिक चैनल। यहां पे आपको देश मैंने बताया था दोस्तों, मोजाम्बिक देश था। तो यहां पे जो जल संधि पड़ती है इसको मोजाम्बिक चैनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोजाम्बिक चैनल। ये आपकी मोजाम्बिक चैनल है, ये आपका मेडागास्कर द्वीप है, तो ये दोनों हिंद महासागर में ही है। तो जोड़ने का तो दोस्तों बनता नहीं है, कुछ अलग करने का आपसे इसमें कई बार पूछा जाता है। तो अलग किसको किसको करता है, मोजाम्बिक को मेडागास्कर से अलग करता है। मोजाम्बिक को किससे अलग करता है दोस्तों, मेडागास्कर से अलग करता है। ये थी इसकी तीसरी जल संधि। और लास्ट है दोस्तों आपकी सुएज नहर या सुएज जल संधि भी आप बोल सकते हैं। ये मिस्र देश है आपका, मिस्र देश के बीच से एक नहर बनाई गई है, सुएज नहर।
ये आपकी सुएज है। पहले क्या होता था दोस्तों, यहां पर सुएज नहर नहीं थी, तो एशिया के देशों को अगर यूरोप में व्यापार करने के लिए जाना होता था तो कैसे पहुंचते थे दोस्तों, यहां से हिंद महासागर से होते हुए फिर अटलांटिक महासागर जाते थे और ऐसे घूमते हुए जिब्राल्टर जल संधि से होते हुए भूमध्य सागर, तब यूरोप पहुंचते थे। क्योंकि पहले पहले क्या, अभी भी यातायात का सबसे सस्ता जो साधन है वो आज भी कौन सा है दोस्तों, जल मार्ग है। जल संसाधन यातायात का सबसे सस्ता संसाधन आज भी है। बहुत कम पैसे में, बहुत कम लागत में आप यातायात कर सकते हैं। जैसे कि आपने हवाई यात्रा करी होगी तो सबसे ज्यादा महंगी है, उससे कम महंगी आपकी रेल यात्रा है, फिर सड़क यात्रा, और सबसे कम महंगी आपकी जो है वो जल यात्रा। तो जब सुएज नहर बनी तो यहाँ पर दोस्तों लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। कितने किलोमीटर की दूरी कम हो गई, 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। लगभग नील नदी के बराबर दूरी कम हो गई। नील नदी की लंबाई भी लगभग 7000 है, 6990 किलोमीटर है। तो सुएज जल संधि क्या करेगी दोस्तों, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ देती है। और ये मिस्र देश में ही है, तो मिस्र को मिस्र से अलग करती है, ये कुछ बनता ही नहीं है। तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ देती है। इसको किससे जोड़ती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ देती है। तो ये थी दोस्तों इसकी 4 इंपॉर्टेंट जल संधियां। सॉरी, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अच्छी बात है, सॉरी लिख लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आइए अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख मरुस्थल की। इसमें 3 बड़े बड़े मरुस्थल हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इसका प्रमुख मरुस्थल है सहारा। कौन सा मरुस्थल है दोस्तों, सहारा मरुस्थल। ये सहारा मरुस्थल दोस्तों इसके लगभग 12 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में फैला है दोस्तों, तो लगभग 12 देशों में फैला हुआ है आपका सहारा मरुस्थल। 12 देशों में फैला है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, क्या है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। अब दोस्तों अगर बात करी जाए तो सहारा के 2 क्षेत्र हैं। एक रेतीला क्षेत्र है और एक पथरीला क्षेत्र है। जो रेतीला क्षेत्र है उसको अग्र कहा जाता है और जो पथरीला क्षेत्र है दोस्तों उसको हमदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हमदा कहा जाता है। तो सहारा के 2 क्षेत्र हैं। रेतीला क्षेत्र उसे अग्र कहा जाता है और जो पथरीला क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, हमदा कहा जाता है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा पॉइंट है, समझ में आ गया होगा। यहीं पे दोस्तों एक तट पड़ता है, गिनी का तट। यहां पे एक देश पड़ता है दोस्तों गिनी, छोटा सा देश है गिनी। गिनी के तट पर एक हवाएं चलती हैं। यहां पर होता क्या है दोस्तों, सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र है, बहुत बड़ा मरुस्थल है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी हो जाती है। अल्जीरिया, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके लिखिए, विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान कौन सा है। तो ये लगभग कहाँ फैला हुआ है, देखिए पश्चिमी सहारा, इस देश का नाम क्या है, पश्चिमी सहारा। यानी पश्चिम में जो सहारा रेगिस्तान स्थित है वो पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, चाड, नाइजर, नाइजीरिया, लगभग जायरे, कांगो, युगांडा, लगभग 12 देशों में फैला हुआ ये मरुस्थल है। तो गर्मी बहुत अधिक पड़ जाती है और जब गर्मी बहुत अधिक पड़ती है तो दोस्तों यहाँ के लोग बीमार पड़ने लगते हैं। गर्मियों में हैजा वगैरह फैल जाता है बहुत बुरी तरीके से, अपच हो जाता है, खाना पचता नहीं है। तो गिनी के तट पर जब हल्की फुल्की वर्षा होती है तो एक हवाएं चलती हैं जिसका नाम है हरमट्टान।
कौन सी हवाएं चलती हैं? हरमट्टान हवाएं चलती हैं। और हरमट्टान हवाओं के कारण यहाँ की हवा में नमी आ जाती है, शुष्कता कम होने लगती है। तो हवा में नमी आने के कारण हवा में नमी आने के कारण यहाँ के लोग क्या होने लगते हैं? धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते हैं। तो इसी को नाम दे दिया है यहाँ के स्थानीय लोगों ने डॉक्टर विंड। इसको डॉक्टर विंड कहा जाता है। कौन सा विंड है दोस्तों? डॉक्टर विंड। तो ये हवाएं मैं आपको बिल्कुल अलग से पढ़ाऊंगा, ये मैंने यहाँ पर पॉइंट था तो चर्चा कर दी। दोस्तों यहाँ से हवाएं जब ऊपर की ओर चलती हैं, स्पेन की ओर, इटली की ओर जब जाती हैं, तो यहाँ से बहुत सारा रेगिस्तानी बालू उड़ाकर अपने साथ ले जाती हैं। और यहाँ की जो बालू है वो लाल कलर की है। ऊपर पहुंचती हैं तो यहाँ पर ठंडा मौसम मिलता है, स्विट्जरलैंड वगैरह वाला उत्तरी क्षेत्र वाला मिलता है, क्योंकि मकर रेखा को पार करेंगे तो आप कहाँ पहुंचेंगे? शीत ध्रुवों की तरफ पहुंचेंगे। तो ठंडा क्षेत्र मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये हवाएं गर्म से होके, ठंडी होके और बारिश के रूप में जब गिरती हैं, तो यही लाल रेत के कण जब नीचे गिरते हैं तो रोम में इसको ब्लड रेन नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? ब्लड रेन, रक्त वर्षा। ये वर्षा आपने सुनी होगी, अम्लीय वर्षा, रक्त वर्षा। लाल लाल पानी गिरता है तो ऐसा लगता है कि जैसे खून बरस रहा है। रक्त वक्त नहीं गिरता है दोस्तों, ये बालू के कण जो उड़ के जाते हैं सहारा से, वही वहां पर रोम, इटली, स्पेन, फ्रांस, इन क्षेत्रों में बारिश करके ब्लड रेन की वर्षा कराते हैं। तो आशा करता हूं इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के पॉइंट देखते हैं। तो अब चर्चा करते हैं दोस्तों इसके दूसरे मरुस्थल के बारे में, जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल अगर चर्चा करें दोस्तों किन किन देशों में है, तो कालाहारी मरुस्थल वास्तविकता में दोस्तों 3 देशों में है। कितने देशों में है? 3 देशों में है। नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। इन 3 देशों में ये मरुस्थल पड़ता है, जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। ये आपको जो ब्लैक वाला चेक वाला रीजन दिखाई दे रहा है, ये आपका कालाहारी मरुस्थल। तो किन किन देशों में है दोस्तों? नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। ये जो मरुस्थल है दोस्तों, ये शुतुरमुर्ग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? शुतुरमुर्ग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहां पर शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। दूसरी इसकी सबसे खास बात है दोस्तों, अफ्रीका की सबसे प्राचीनतम अफ्रीका के सबसे प्राचीन निवासी, जिनका नाम है कालाहारी बुशमैन, वो यहां पर निवास करते हैं। अफ्रीका की जो सबसे प्राचीन प्रजाति है यहाँ की, वो यहाँ पर क्या करते हैं? निवास करते हैं, जिनका नाम है कालाहारी बुशमैन। बुश माने होता है झाड़ियां, और मैन झाड़ियों में रहने वाले व्यक्ति। आपने देखा होगा टीवियों में, डिस्कवरी वगैरह में दिखाया जाता है, काले काले व्यक्ति पत्ते वगैरह ओढ़े होते हैं या नीचे का ही पहने होते हैं, भाला लिए झाड़ियों में घुसे होते हैं। ऐसा आपने कई बार देखा होगा। तो वही आपका कौन है? कालाहारी बुशमैन, जो कहां पर है दोस्तों? कालाहारी मरुस्थल के पास पाए जाते हैं, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। अब इसका दोस्तों तीसरा मरुस्थल इसकी चर्चा करते हैं, जिसका नाम है नामिब मरुस्थल। नामिब मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, उसके बाद कालाहारी, अब ये नामिब मरुस्थल। नामिब मरुस्थल जो है वो दोस्तों, वो नामीबिया,
और दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है नामीब मरुस्थल। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। प्रसिद्ध किसके लिए है? तो दोस्तों ये हीरे के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध है। जैसा कि आपको पता है दक्षिण अफ्रीका में एंटवर्प खान है जो हीरे के लिए, सोने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहीं पर एक कुलिनान नामक हीरा खोजा गया था, विश्व का सबसे बड़ा, सर थॉमस कुलिनान के द्वारा कुलिनान हीरा खोजा गया। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? हीरे के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है नामीब मरुस्थल। तो ये 3 मरुस्थल से दोस्तों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे। अब दोस्तों चर्चा करते हैं इसके अपवाह तंत्र की। तो अपवाह तंत्र की बात करेंगे अगर, यानी नदियों की बात करेंगे, तो इसमें नदी, जो सबसे पहले नदी की चर्चा होगी वो नदी है आपकी नील। कौन सी है दोस्तों? नील। आप सभी को पता होगा कि नील नदी का उद्गम कहां से होता है? तो विक्टोरिया झील से होता है। कहां से होता है? विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील से निकलकर नील नदी युगांडा, दक्षिणी सूडान, सूडान और मिस्र से होते हुए कहां गिर जाती है? जाके भूमध्य सागर में गिरती है जाके। यहीं पर एक झील है टाना। कौन सी झील है? टाना झील है। यहां से ब्लू नील निकलती है। विक्टोरिया झील से जो निकल रही है वो व्हाइट नील निकल रही है। कौन सी नील निकलेगी? व्हाइट नील निकलेगी। टाना झील से ब्लू नील निकलती है। सूडान की राजधानी खार्तूम में इन दोनों का संगम होता है और आगे चली जाती है ये नदी। तो 4 देशों में प्रवाहित होती है। विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है 6,690 किलोमीटर। 6,690 किलोमीटर, लगभग 7,000 किलोमीटर के आसपास ही है। 6,700 किलोमीटर हो गया है लगभग। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है, 4 देशों में प्रवाहित होती है। कितने देशों में प्रवाहित होती है? 4 देशों में। कौन कौन से हैं? युगांडा, दक्षिणी सूडान, सूडान और मिस्र या मेसोपोटामिया। तो 4 देशों में प्रवाहित होती है, युगांडा, दक्षिणी सूडान, सूडान और मिस्र। इसका जो उद्गम होता है दोस्तों विक्टोरिया झील से होता है और विक्टोरिया झील से जो नदी निकलती है वो नील नदी नहीं निकलती है दोस्तों। विक्टोरिया झील से जो नदी निकलती है वो व्हाइट नील निकलती है। कौन सी नदी निकलेगी? व्हाइट नील निकलती है। आगे से एक नदी आएगी टाना झील। टाना झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्लू नील। ये व्हाइट नील और ब्लू नील, देखिए यहां से व्हाइट नील निकल रही है, यहां से ब्लू नील निकल रही है। दोनों का संगम होगा। सूडान की राजधानी है दोस्तों खार्तूम। में संगम होता है और नील के नाम से जानी जाती है। सूडान की राजधानी खार्तूम में इसका संगम होता है और नील नदी के नाम से जानी जाती है। अब दोस्तों आगे चल के आप भूल जाओगे कि ब्लू नील कहां से निकल रही है और व्हाइट नील कहां से निकल रही है। थोड़ी देर बाद ये आप भूल जाओगे। तो ऐसे याद रखना है दोस्तों। विक्टोरिया झील तो आपको याद ही रहेगा,
याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। विक्टोरिया झील सबको याद रहेगा। अब आप सोचिएगा रानी विक्टोरिया के बारे में, तो इंग्लैंड की जो रानियां वगैरह होती थी वो आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो व्हाइट कलर के कपड़े पहनती थी, व्हाइट कलर के कपड़े पहनती थी। तो उनसे आप कोरिलेट कर सकते हैं कि विक्टोरिया झील से जो निकलेगी वो कौन सी नदी निकलेगी, व्हाइट नील निकलेगी। बाद बाकी टाना झील से क्या आ गई, नील नदी आ गई। सूडान की राजधानी खार्तूम में इसका क्या हो जाता है दोस्तों, संगम हो जाता है, 4 देशों में प्रवाहित होती है, युगांडा, सूडान, दक्षिणी सूडान, सूडान और मिस्र। लंबाई इसकी 6690 किलोमीटर है। मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। तो ये था दोस्तों आपकी पहली नदी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट नदी देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों अब चर्चा करते हैं इस महाद्वीप की दूसरी नदी, और बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, कांगो नदी। कांगो नदी का जो उद्गम होता है वो 2 नदियों के संगम से होता है, लुआलाबा और लुआपूला। इन 2 नदियों के संगम से ये नदी बनती है हमारी, कौन सी नदी, कांगो नदी। अपवाह की दृष्टि से अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है अफ्रीका महाद्वीप की, अपवाह की क्षेत्र से, और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी। अपवाह तंत्र के क्षेत्र में अफ्रीका की सबसे बड़ी, इस पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नदी है, मतलब सबसे ज्यादा जल अगर कोई ले जाती है अपने साथ तो कांगो नदी ले जाती है, और विश्व की ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। जैसा कि आप आगे अभी जब हम लोग महाद्वीप दूसरा देखेंगे तो आपको उसमें बताएंगे, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बताएंगे कि आपको वहां पे जो अमेजन नदी है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी हुई दोस्तों, कांगो नदी। ये दोस्तों जब कांगो देश में बहती है तो इसका नाम कांगो, और जब जायर देश में बहती है, जायरे देश में बहती है तो जायर या जायरे। जब जायर देश में बहती है तो किस नाम से जानी जाती है, जायरे के नाम से जानी जाती है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है वो कौन सी है आपकी, कांगो नदी। अब देख लेते हैं दोस्तों इसकी कुछ सहायक नदियां। अच्छा दोस्तों हाँ, एक पॉइंट आप लोग और नील नदी में नोट कर लीजिएगा। नील नदी में विश्व प्रसिद्ध अस्वान बांध स्थित है। कौन सा बांध स्थित है दोस्तों, अस्वान बांध स्थित है नील नदी में। नोट कर लीजिए, जल्दी सभी लोग नोट करके बताइए कि नोट कर लिया कि नहीं कर लिया, जल्दी से नोट कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर करते रहिए, लगातार लाइक और शेयर की कमी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों धमाल मचा दीजिए, पीट डालिए पूरे लाइक की बटनों को, जल्दी जल्दी लाइक करते जाइए, उसमें ढेर सारे लाइक और ढेर सारे शेयर हमारे वीडियोस को करते जाइए। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है ये नदी हमारी, कौन सी नदी, कांगो नदी। अब देखते हैं दोस्तों इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे सहायक नदियां, जैसे आपकी लोनामी, कसाई, सागा और उबांगी। लोनामी, कसाई, सागा, उबांगी, ये सब क्या है दोस्तों, इसकी सहायक नदियां हैं। अब अगर बात करी जाए कसाई नदी की,
तो विश्व हीरे व्यापार का 50% हीरा का व्यापार कसाई नदी से होता है। विश्व हीरे व्यापार का 50% व्यापार होता है। किस नदी पे होता है दोस्तों? तो कसाई नदी पर होता है। विश्व के लगभग 13% जल विद्युत उत्पादन की क्षमता रखती है। विश्व की लगभग 50% हीरे का व्यापार इसी नदी से होता है। 13% जल विद्युत उत्पादन की क्षमता रखती है ये नदी। कौन सी नदी है? कसाई नदी। तो दोस्तों ये हो गया कांगो नदी। लुआलाबा लुआपुला नदियों के संगम से बनती है आपकी कांगो नदी। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी, जायरे देश में ये बहती है, तब ये इसका नाम जायरे हो जाता है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। सहायक नदियां लोनामी, कसाई, सागा, ओबांगी। विश्व हीरे व्यापार का 50% व्यापार होता है और 13% जल विद्युत की क्षमता रखती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो दोस्तों नील नदी, कांगो नदी, हम लोगों ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियां थी वो निपटा ली। अब इसकी छोटी छोटी कुछ नदियां हैं, जैसे नाइजर नदी अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ऑरेंज नदी ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है। अफ्रीका में आपको बहुत ज्यादा पर्वत नहीं मिलेंगे, ऊपर छोटा सा एटलस पर्वत, नीचे दक्षिण अफ्रीका में आपके हैं कौन से? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है ये पर्वत। तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से आपका निकलता है पूरा महाद्वीप पठारी महाद्वीप है। कैसा महाद्वीप है? पठारी महाद्वीप है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है। इसकी सबसे खास बात है ऑरेंज नदी की, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के मध्य सीमा बनाती है। यह है दक्षिण अफ्रीका और ये नामीबिया। तो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के मध्य क्या बनाती है दोस्तों? प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। लिम्पोपो नदी एक और मुख्य नदी है जिसका नाम है लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। कांगो नदी अभी आपको बताया था मैंने, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? जल्दी से कमेंट करके मुझे आप लोग बताएं। और जिन्होंने नदियों का वीडियोस नहीं देखा है वो लोग हमारी प्लेलिस्ट इंडियन ज्योग्राफी विद राजीव मिश्रा हमारे यूट्यूब चैनल पे सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। सारे वीडियोस मेरे नदियों के आपके मिल जाएंगे, आप उसमें देख सकते हैं सारी नदियां। फिर जाम्बेजी नदी कटिंगा के पठार से निकलती है और इस पर विश्व प्रसिद्ध करीबा बांध स्थित है। एक नदी और है दोस्तों जिसका नाम है सेनेगल। सेनेगल नदी, ये सेनेगल और मॉरिटानिया यहां पर जैसे आपका मैंने बताया था सेनेगल है, सेनेगल और मॉरिटानिया के बीच में जो सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है, वो कौन सी नदी है? सेनेगल नदी है। अब आपको दोस्तों देशों में भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखते हैं इसके प्रमुख झीलें। तो आइए दोस्तों अब हम लोग चर्चा करते हैं इसके प्रमुख झीलों के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं जैसे आपकी विक्टोरिया झील, इस पे ध्यान मत दीजिए दोस्तों, कुत्ते वगैरह हैं वो तो भौंकते ही रहेंगे, आप लोग अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील, इनसे दोस्तों जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है किन किन देशों से स्पर्श करती है झील। ये जैसे कि आप देख रहे हैं विक्टोरिया झील है युगांडा, केन्या, तंजानिया, इन 3 देशों से संपर्क करती है, मतलब स्पर्श करती है ये झील विक्टोरिया झील। सबसे खास बात कि यहां से कौन सी निकलती है नदी? नील नदी निकलती है। उसके बाद है लेक टंगानिका, जायरे, जाम्बिया, तंजानिया और बुरुंडी, यहां पर पड़ती है लेक टंगानिका, जायरे, यहां पर पड़ता है बुरुंडी। उसके बाद न्यासा झील, मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया। मलावी यहाँ पे एक देश पड़ता है मलावी, यहाँ पे मोजाम्बिक है और तंजानिया, ये तंजानिया देश है।
तो मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया में जो झील पड़ती है उसका नाम है दोस्तों न्यासा झील। चाड झील आपके चाड में पड़ती है, यहाँ पे आप देखिएगा तो एक देश होगा चाड, और ऐसे करके 2 झीलें दे रखी होंगी छोटी छोटी, ऐसे करके 2 झीलें आपकी बनी होंगी। देखिए उस पे ज्योग्राफिकल मैप पे देखिए चाड देश दिखाई दे रहा होगा, शायद येलो कलर का होगा, बड़ा सा दिख रहा होगा चाड, और 2 छोटी छोटी झीलें होंगी उसके पास, दिखाई दे जाएगा। नासिर झील आपकी मिस्र में स्थित है। नील नदी आपकी नासिर झील से होते हुए ही जाती है, नील नदी आपकी नासिर झील से होते हुए ही जाती है। और नील नदी की एकमात्र दोस्तों सहायक नदी है अतबारा। कौन सी है? अतबारा। उसके बाद एक झील और है दोस्तों मलावी, मलावी देश में पड़ती है। किसमें पड़ती है? मलावी देश में पड़ती है। अब 1-2 पॉइंट और देख लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग इसको खत्म करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप हम खत्म करते हैं, फिर शुरू करते हैं उत्तरी अमेरिका। चलिए, एक देश है दोस्तों इसका बुरुंडी। जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा देश, जनसंख्या घनत्व में दोस्तों ये सबसे बड़ा देश है इसका बुरुंडी। यहाँ पर है युगांडा, इसके नीचे एक देश आता है रवांडा, और छोटा सा देश होगा बुरुंडी। तो यही 2 देश जो हैं वो जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़े देश हैं। तो जनसंख्या घनत्व का सबसे बड़ा देश मतलब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो यहीं पर है। सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व में कौन सा देश हो गया दोस्तों? तो बुरुंडी। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जिसका नाम है क्रूगर नेशनल पार्क। क्या नाम है दोस्तों? क्रूगर नेशनल पार्क। दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में जो आपको जंगल दिखाए जाते हैं जिसमें शेर वगैरह आक्रमण करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े भेड़ों के झुंड दिखाए जाते हैं, भैंसों के झुंड दिखाए जाते हैं, वो आपका क्रूगर नेशनल पार्क का ही दिखाया जाता है डिस्कवरी पर। तो विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क क्रूगर नेशनल पार्क। और विश्व का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं, जल्दी से कमेंट करिए, विश्व का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो विश्व का पहला नेशनल पार्क आप लोग कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको आंसर दूंगा उसका बाद में। तो ये बुरुंडी याद रखना है आपको, और विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क याद रखना है आपको, कौन सा हो गया। बाद बाकी जनसंख्या में सबसे बड़ा देश आपको बता ही दिया, अल्जीरिया। सबसे छोटा देश जनसंख्या में मेओटो, क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश मेओटो, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश नाइजीरिया। तो ये था दोस्तों आपका अफ्रीका महाद्वीप। आशा करता हूं आप लोगों को अफ्रीका महाद्वीप अच्छे से समझ में आ गया होगा।